एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया जो कि ब्लूप्रिंट से ही आया था। चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का भी ब्लूप्रिंट आपका डला हुआ है, जो मॉडल पेपर है एमपी बोर्ड के, उसकी साइट से अपलोड करके हमने हमारे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर सब पर डाले हुए हैं और आपको मिल भी गए होंगे। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। हम आज उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 11th बायोलॉजी का ये सॉल्यूशन वीडियो है जिसमें शुरू के जो 6 चैप्टर्स हैं बेटा, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पुष्पी पादपों का आकार और पुष्पी पादपों का शरीर, इन सबसे क्वेश्चंस बनेंगे। शुरू से 6वें चैप्टर तक आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से शुरुआत के जो 2 चैप्टर्स हैं उनसे सही विकल्प आएंगे, फिर आगे रिक्त स्थान आएंगे 3 चैप्टर्स से, सत्य सत्य आएंगे तीसरे और चौथे चैप्टर से, सही जोड़ी आएगी 5वें और 6वें चैप्टर से, और एक वाक्य में उत्तर 3rd और 5th और 6th चैप्टर से। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, और अगर बात करते हैं 4 नंबर्स वालों की तो 3, 4, 5 और 6वें नंबर चैप्टर से 4 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे। टोटल मार्किंग है आपकी 70 नंबर की। ठीक है, जिस किसी बच्चे को नहीं पता था तो मैंने बता दिया, बाकी आप यहाँ ध्यान से देखकर पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के सही विकल्प से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आवाज थोड़ी इधर उधर हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज जुकाम भी और फीवर भी, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये था कि मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपके आंसर्स गलत ना हो, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस वजह से हम लेके आए हैं और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी इस वजह से। अदरवाइज मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अभी आपको ये वीडियो शूट करके दे पाऊं। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट अस। पहला क्वेश्चन है बेटा, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वंश, जाति, गण या वर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति। दूसरा है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वंश, जाति, संघ या जगत? तो जाति तो सबसे छोटी है, जगत की बात आएगी, ये सबसे बड़ी इकाई है। अगला है बेटा, द्विनाम नामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन, डार्विन, बेंथम, हुकर और कैरोलस लीनियस की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये कौन है? इन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति दी थी, ये द्विनाम नामकरण पद्धति के प्रतिपादक हैं। जीवों के मुख्य अभिलक्षण जनन, उपापचय, वृद्धि या उपरोक्त सभी? रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। निम्न में से आलू का वैज्ञानिक नाम? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम स्पाइनोसम, सोलेनम मैग्रीफेरा या सोलेनम अरबी तोरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है बेटा, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कैरोलस लीनियस है, जॉन एवनचिंसन, लैमार्क या डार्विन? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर है कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्ञात जातियों की कुल संख्या कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन ज्ञात जातियों की कुल संख्या। जैविक नाम अधिकांश खालिस्तान भाषा में होते हैं, जैविक नाम अधिकांश लैटिन भाषा में होते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम इसका है ट्रिटिकम सटाइवम बेटा। ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम सटाइवम जो है वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। और बात करते हैं ICZN की, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें पेड़ पौधों से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण को रखा गया है और इसमें जो वन्य जीव जंतु होते हैं उनसे रिलेटेड। तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज ICZN। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सबको पता है, होमो सैपियंस होता है हमारा वैज्ञानिक नाम। हम इंसान हैं, इंसानों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा? होमो सैपियंस। आलू, बैंगन, मिर्च खालिस्तान कुल में रखे गए हैं, तो कुल की बात पूछा है, ये रखे गए हैं सोलेनेसी में। आलू भी सोलेनेसी का है, बैंगन भी और मिर्च भी। ध्यान से देख लीजिएगा कि आगे जाके फिर ये रिपीट होने वाला है। किस कुल में रखे गए हैं? सोलेनेसी में। विज्ञान की शाखा खालिस्तान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, तो जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाएगा वो है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। ठीक है,
जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं वो आता है वनस्पति विज्ञान यानी कि पादपों के अंतर्गत। नेक्स्ट अगले चैप्टर से है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया? हीकल, हकल, ठीक है, हीकल, पास्चर, काज या लिस्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हकल। अर्नेस्ट हकल है, इसमें हीकल लिख के दिया है। अर्नेस्ट हकल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द वर्ड प्रोटिस्टा, जिसने पहली बार प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था। डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई? वायरस की, माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड या प्रियॉन्स? तो वायरॉइड, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरॉइड। वायरॉइड का आविष्कार किसने किया था? वायरॉइड की खोज किसने की थी, कब की थी? तो आविष्कार करने वाले हैं डाइनर। कब की थी? 1971, 1971, और इन्होंने खोज की थी किसकी? वायरॉइड की। वर्गीकी का पितामह, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का पितामह कौन है? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, बेंथम हुकर, कैरोलस लिनियस? इज द राइट आंसर इज कैरोलस लिनियस। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, जीवाणु या किसी जगत में नहीं? आपको पता होगा विषाणु ना तो जीवित है और ना ही मृत है, तो ना तो इनको मोनेरा में जगह मिली, ना प्रोटिस्टा में, ना जीवाणु जगत में। इनको किसी भी जगत में कोई जगह नहीं दी गई है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग का नाम अगर देखें तो हैजा है, टाइफाइड है, गोनीरिया है। उपरोक्त सभी, तो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, गोनीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। ये सभी हो जाएंगे बेटा जीवाणु जनित रोगों के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जैवों को किस जगत में रखा गया है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में और यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में और एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा में रखा गया है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे थैली फंगाई कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज या ड्यूरोमाइसिटीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज। दलहनी जो होते हैं पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, फ्लोरोबियम, एजेटोबैक्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणु को किस जगत में रखा गया है? तो जीवाणु को बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, जीवाणु या किसी जगत में नहीं आएगा, मोनेरा जगत में। जीवाणु जगत जैसा तो कोई जगत नहीं है 5 जगत वर्गीकरण में। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, मतलब फंजाई मतलब कवक, प्लांटिया और एनीमिलिया, तो इसे रखा गया है मोनेरा जगत में। नेक्स्ट है बेटा अगला, हाँ, फिल इन दी ब्लैंक है। खालिस्तान को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, लाइक युगलीना। युगलीना को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। कवक तंतु के जाल को खालिस्तान से भी जाना जाता है। कवक तंतु के जाल को माइसेलियम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, माइसेलियम कवक तंतुओं का जाल कहलाता है। पैरामीशियम को इस नाम से भी जाना जाता है, चप्पल शेप होता है, स्लीपर जंतु है, ठीक है। पैरामीशियम को स्लीपर जंतु के नाम से भी जाना जाता है। 5 जगत वर्गीकरण का खालिस्तान वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, थियोफ्रास्टस या आर.एच. व्हिटेकर? तो आंसर हो जाएगा आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी है, याद रखिएगा। खालिस्तान को अपूर्ण या अविपंक कवक कहा जाता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज एक अपूर्ण कवक या अवपंक भी कहलाता है। व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में खालिस्तान को सम्मिलित नहीं किया, इन्होंने विषाणु को सम्मिलित नहीं किया। पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है बेटा। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ खालिस्तान यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति खालिस्तान रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, काइटिन। रिपीट अगेन, युगलीना को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। कवक तंतु के जाल को माइसेलियम कहा जाता है। पैरामीशियम स्लीपर जंतु के नाम से जाना जाता है। 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है। व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में विषाणु को सम्मिलित नहीं किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनीमिलिया की इनका 5 जगत वर्गीकरण है। पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है।
कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। और फिर लास्ट था वही काइटिन वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगले चैप्टर पे, भूरे शैवाल का रंग खालिस्तान वर्ण के कारण होता है। जो शैवाल होता है उसका भूरा रंग किसके कारण होता है? फ्यूकोजेंथिल के कारण। फ्यूकोजेंथिल वर्ण के कारण शैवालों का कलर भूरा होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। लाल शैवाल का रंग, लाल रंग खालिस्तान वर्ण के कारण होता है। फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन लाल शैवाल में लाल रंग का कारण है। और फ्यूकोजेंथिल जो है वो भूरे शैवाल के भूरे रंग का कारण है। ब्रायोफाइट को के नर लैंगिक अंग को खालिस्तान कहते हैं पुंधानी। ब्रायोफाइट का जो नर लैंगिक अंग है उसे पुंधानी के नाम से जाना जाता है। और ब्रायोफाइट के मादा लैंगिक अंग या मादा जनन अंग को स्त्रीधानी के नाम से जाना जाता है। नर लैंगिक अंग पुंधानी और स्त्री लैंगिक अंग स्त्रीधानी। खालिस्तान एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है, तो द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म यानी कि पुष्पीय पादप का अद्वितीय गुण है। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। युग्मनज भ्रूण बनाता है और भ्रूण को पोषण देने वाला होता है बेटा भ्रूणपोष, जो कि दोहरे निषेचन के बाद बनने वाली रचना है। पहली बार निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, दूसरी बार के बाद भ्रूणपोष बनता है। टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप काय खालिस्तान होता है बीजाणुद्भिद। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप काय बीजाणुद्भिद होता है। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म क्या है? याद रखिएगा, ये जीके का क्वेश्चन भी है। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है सिकोया सेम्परविरेंस। सिकोया सेम्परविरेंस इज द लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म। सिकोया सेम्परविरेंस। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म क्या है? तो बेटा यूकेलिप्टस सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यानी कि पुष्पीय पादप है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वोल्फिया। वोल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है। ये सारे आपके फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। लाल शैवाल का लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और भूरे शैवाल का भूरे रंग फ्यूकोजेंथिल के कारण होता है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला है ब्रायोफाइट्स से ही है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। हाँ, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यह सत्य है। टेरिडोफाइट्स प्रथम संवहनी पादप होते हैं, ये भी सही है। क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्रायः लाल शैवाल कहा जाता है, ये भी सही, ये असत्य है। सॉरी, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहा जाता है, असत्य है। ब्रायोफाइटा को लिवर वेट तथा मांस में विभाजित किया गया है, दैट इज ट्रू। म्यूकर और राइजोपस नामक कवक सामान्यतः डबल रूटेड चमड़े पर उगते हैं, सही है। विषम बीजाणुकता लाइकेन पौधों में पाई जाती है, ये भी असत्य है। ठीक है, विषम बीजाणुकता हेटेरोस्पोरी ये लाइकेन में नहीं पाई जाती। लाइकेन तो एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ब्रायोफाइट पादप जगत का उभयचर है, सत्य है। टेरिडोफाइट प्रथम संवहनी ऊतक होते हैं, ये भी सत्य है। क्लोरोफाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहा जाता है, गलत बात है, ये हरे होते हैं। ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ड मांस में विभाजित किया गया है, सत्य है। म्यूकर और राइजोपस नामक कवक सामान्यतः डबल रूटेड चमड़े पर उगते हैं, ये भी सत्य है। विषम बीजाणुकता लाइकेन पौधों में पाई जाती है, दैट्स इट फॉल्स। ठीक है, अब पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादपों का वर्ग क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म। पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादपों का वर्ग या तो आप एंजियोस्पर्म लिखेंगे या पुष्पीय पादप, या आप आवृत बीजी के नाम से भी इन्हें जानेंगे। नेक्स्ट है, भूरे शैवालों में पाया जाने वाला भूरा वर्ण कौन सा है? दैट इज फ्यूकोजेंथिल। फ्यूकोजेंथिल भूरे शैवालों में पाया जाने वाला भूरा वर्ण जो है उसका कारण है। सबसे ऊंचे एंजियोस्पर्म वृक्ष का नाम अभी लिखा था हमने, यूकेलिप्टस। लाल शैवालों में पाया जाने वाला लाल वर्णक ये होता है फाइकोएरिथ्रिन, ये अभी मिला था हमें। हरे शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम जिसके कारण उसका रंग हरा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण हरे शैवाल का रंग हरा होता है। टेरिडोफाइटा के दो सदस्यों के नाम है बेटा ड्रायोलिप्टस, ड्रायोटेरिस और एक और देख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गई। समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? रोडोफाइसी। समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? रोडोफाइसी। एक परिपक्व भ्रूणकोश कितने कोशिकीय होता है? 7।
एक परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, याद रखिएगा। एक परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। तो एक परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय की अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है, सत्य। एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है, ये भी सत्य है। मछलियां उभयचर तथा सरीसृप असमतापी होते हैं, सत्य है। सीलेंट्रेटा में स्पर्शक एवं दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये भी सत्य है। प्लेटी हेलमिंथीज संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती हैं, असत्य है बेटा। जेलीफिश एनेलिडा संघ का सदस्य, गलत बात है। जीव संदीप्ति और तत्संग पोरीफेरा की प्रमुख विशेषता है, असत्य है। एनेलिडा में चलन अंग नेफ्रीडिया होते हैं, असत्य है। एनेलिडा में पाद होते, छोटे छोटे से जो पाद होते हैं वो चलन का काम करते हैं। एनेलिडा में उत्सर्जी अंग सीटी होता है, असत्य है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ प्रोटोजोआ है, गलत बात है। ऑर्थोपोडा में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, असत्य है। लाख के कीड़े का वैज्ञानिक नाम लेसिपरलक्का, सत्य है। मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, नहीं, सत्य। पक्षियों में श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है, गलफड़े के द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा होता है, सत्य। ठीक है। स्टारफिश में प्रचलन क्लाइटेलम नामक रचना द्वारा होता है, असत्य है। स्टारफिश में प्रचलन क्लाइटेलम नामक रचना द्वारा होता है, असत्य। संघ एस्के हेलमिंथीज में सत्य प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, असत्य। संघ ऑर्थोपोडा में हीमोसील प्रकार की समिति पाई जाती है, असत्य है। जल संवहन तंत्र एनेलिडा संघ की प्रमुख विशेषता है, ये भी असत्य है। जल संवहन तंत्र एनेलिडा का कब से होने लगा? ठीक है, तो ये थे सत्य असत्य बेटा। अब अगला है सही जोड़ी। सही जोड़ी में मिलाओ, पुतंतु उमंग है, वर्तिकाग्र जायांग है, चना सोलेनेसी कुल का है, जड़े मूलांकुर से निकलती हैं, कैलिक्स पुष्प का बाहरी अंग है, आलू 2 द्विबीजपत्री होता है, याद रखिएगा आलू द्विबीजपत्री होता है। पुतंतु पुमंग वर्तिकाग्र जायांग चना सोलेनेसी। ठीक है, मैच द कॉलम। पुतंतु का क्या है? पुमंग, वर्तिकाग्र का जायांग, चने का सोलेनेसी, जड़ों का मूलांकुर, कैलिक्स का बाह्य, पुष्प का बाहरी भाग, आलू का द्विबीजपत्री। मूल रोम निकलता है दीर्घीकरण क्षेत्र से, पत्ती का भाग है पर्णाधार, समांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री की विशेषता है। नेक्स्ट, आम में फलभित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फलभित्ति। फलभित्ति का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फलभित्ति। तने का विकास बीज के प्रांकुर से होता है और जड़ का मूलांकुर से होता है। तने का विकास बीज के प्रांकुर से होता है, जड़ का मूलांकुर से होता है। एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है? स्कूटेलम। एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र स्कूटेलम कहलाता है। एक बीजपत्री मूल में संवहन मंडल की संख्या कितनी होती है? 8 से अधिक। पॉलीआर्क होते हैं बेटा, ये 8 से अधिक होती है इनमें संवहन मंडल की संख्या। अंतः काष्ठ में उपस्थित पदार्थों का नाम टैनिन, रेजिन, गोंद, आवश्यक तेल, ये सब अंतः काष्ठ में पाए जाते हैं। ठीक है, अंतः काष्ठ में टैनिन पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है, गोंद पाई जाती है, कुछ तेल निकलते हैं, ये सब अंतः काष्ठ में पाए जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्रायः स्टोमेटा पत्तियों की किस सतह पर पाए जाते हैं? निचली सतह यानी कि अधोवर्मी पर। संवहन ऊतक के उदाहरण लिखिए, तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का यानी कि खाद्य पदार्थों का। समान और असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी सभी कोशिकाएं कार्य और उत्पत्ति में समान होती हैं, क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। टिश्यू, जिनकी समान और असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी सभी कोशिकाएं कार्य उत्पत्ति में समान हो, ऊतक या टिश्यू कहलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, नाउ द पीपीटी इज ओवर। आई थिंक इतना ही था आपका। बैक चलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11। ठीक है, नाउ योर पीपीटी इज ओवर। जितना भी था सब कुछ हमने आपको करवा दिया है, और कुछ छूटा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि स्कैन करके फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के फिर आपके सामने प्रेजेंटेशन की जाती है। तो इफ अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं हमें। आई होप आपके काम की सारी चीजें आपको यहाँ मिली है। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सपोर्ट करेंगे, ताकि आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी मिले और बाकी सब्जेक्ट के भी। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे बेटा।
आप चाहते हो, अगर ज्यादा कमेंट आते हैं, लगता है कि आपको 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करनी चाहिए, तो आपको उसके लिए भर भर के कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, तो हम लॉन्ग लेक्चर भी आपके लिए वन शॉट लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको सारे आंसर्स याद हो जाएं। अच्छे से पढ़ के जाइएगा और खूब अच्छे से पेपर दीजिएगा और अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा कि पेपर कैसा गया। ख्याल रखिएगा अपना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।